नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। क्या है इसका मायने और क्या थे ये कृषि कानून, ये भी समझना आवश्यक है। लेकिन क्या ये जो इन्होंने कृषि कानून वापस लिए हैं, इसमें सरकार की हार और किसानों की जीत है, ये तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन आप ही इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि इसमें किसकी हार और किसकी जीत है। तो चलिए आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो एक्ट था दैट वाज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड्स एंड कॉमर्स एक्ट था, जिसके तहत कि अपनी जो फसल है, किसान भाई लोग जो अपनी फसल जो होती है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं बेच सकते। मान लो कोई महाराष्ट्र का किसान है तो वो उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में अपनी फसल आज की डेट में नहीं बेच पाता है। मोदी जी ने जैसे जीएसटी लाया, सारे इंडिया को एक ही धागे में पिरोया, वैसे ही उनको ये लग रहा था कि जितने भी किसान भाई है वो अपनी फसल अपने मन मुताबिक जहाँ चाहिए वहाँ बेच सके। आज की डेट में हर एक राज्य में अपनी अपनी मंडियाँ हैं और किसान भाई अपने एक पर्टिकुलर एरिया, डिस्ट्रिक्ट या एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक अपनी फसल बेच सकते हैं। अगर ये फसल उनको कहीं और बेचनी है और स्पेशली राज्य के बाहर बेचनी है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो और नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून के तहत उनको ये राइट दे रहे थे कि आप अपनी फसल कहीं भी बेचें। तो इसमें किसानों को क्या प्रॉब्लम थी? किसानों का ये कहना था कि इसके वजह से जितने भी बड़े कॉरपोरेट खरीदार हैं उनकी शायद रिंग बन सकती है और वो कॉरपोरेट खरीदार उनके ऊपर हावी हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। जहाँ पर मोदी जी ने यह कहा कि ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि इसमें एमएसपी भी इन्वॉल्व है। अगर बड़े खरीदार भी अगर आपसे फसल लेंगे तो वो एमएसपी के नीचे नहीं ले सकते इसमें। लेकिन जो भी हो, किसान भाइयों को कॉन्फिडेंस में न लेने का खामियाजा बीजेपी को सहना पड़ा और इस एक्ट को भी उनको वापस लेना पड़ा। दूसरा एक्ट था द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो किसी किसान भाई की ज़मीन है और ऐसे 10 या 25 या 50 किसान भाइयों की ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत दी या ली जा सकती है, जिसमें बड़े कॉरपोरेट हाउसेस भी इसमें आ सकते हैं। जो खेती इंडिया में एक बिजनेस की तरह नहीं देखा जाता, उसको बिजनेस का स्वरूप देने का प्रावधान इसके अंतर्गत था। लेकिन किसान भाइयों का इसमें कहना यह था कि इसके अंतर्गत जो भी एक्ट बनाया गया है इसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर में कुछ अनबन होती है, तो जो भी लॉ के प्रोविजंस है तो वो किसानों के हित में नहीं थे। और ऐसा हो सकता था कि मेरी ही खेती है और ऐसे 50 लोगों की खेती कोई बड़ा कॉरपोरेट हाउस आकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर ले लेगा और शायद कल मुझे उनके अंडर ही वहीं पर अपनी खेती में ही मजदूरी करनी पड़े। ऐसी सिचुएशन आ सकती थी। वैसे इंडिया में पहले एक सीलिंग एक्ट था जिसके अंतर्गत एक बंदा एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर अपने नाम पे खेती नहीं रख सकता था और वो खेती उसे दी गई जो उस खेती में काम करता था। इसलिए किसान भाइयों को लग रहा था कि शायद उस पर्टिकुलर एक्ट का उल्टा स्वरूप ये एक्ट हो सकता है। लेकिन सरकार का इसमें यह कहना था कि आज की डेट में जो खेती मैक्सिमम किसान भाई लॉसेस में करते हैं तो वो लॉस नहीं होंगे, वो शायद प्रॉफिट में जाएंगे और उनकी जो लैंड है वो सही मायने में एक उपजाऊ लैंड बन सकती है और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से वो लैंड वो वापस ले सकते हैं और फिर एक बार अपनी खेती भी कर सकते हैं। वैसे तो हर एक लॉ का एक प्रोज एंड कॉन्स होते ही है और वो लॉ सही में अच्छा है या बुरा तब तक नहीं पता चल सकता जब तक वो लॉ आप इम्प्लीमेंट ना करो। तो इसलिए ये जो दूसरा लॉ था उसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविजन हो रहा था। फार्म बिल में तीसरा एक्ट था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जितनी भी इसेंशियल कमोडिटीज है जैसे तेल, प्याज, खाद्यान्न, इसका स्टॉक कोई भी एक व्यापारी एक लिमिट तक ही कर सकता है और अगर लिमिट से बाहर अगर आपको स्टॉक रखना है तो सरकार की परमिशन भी चाहिए होगी। और इस नए कानून के अंतर्गत आप अपने हिसाब से चाहे जितना स्टॉक रख सकते हैं। वैसे तो ये एक्ट सिर्फ फार्मर्स के लिए ही नहीं तो जनरल पब्लिक के लिए भी थोड़ा सा हानिकारक बताया जा रहा था, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं चलता कि कौन से व्यापारी के पास कितना स्टॉक पड़ा है। लेकिन सरकार का कहना इसमें यह था
कि इस एक्ट के अंतर्गत भले ही हमने सारी कमोडिटी को बाहर निकाल दिया है, लेकिन समय समय पर जब भी प्राइसेस अप या डाउन होगी तब वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को इस एक्ट के अंदर लेके आ सकते हैं और उस समय पर हम लोग स्टॉक पे कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन जब पूरा स्टॉक किसी एक या 2 या 10 व्यापारी के हाथ में आ जाएगा तो सरकार उसको कैसे कंट्रोल करेगी, इसके बारे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। इस 15 महीने की लड़ाई में 700 से भी ज़्यादा जाने गई, जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे, 300 से भी ज़्यादा पुलिस वन इंजर्ड हुए हैं, 537 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया का फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो लॉ है जो बीजेपी गवर्नमेंट ने वापस लिए है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुझे तो और बाकी सभी लोगों को तो यही लग रहा है कि यूपी और पंजाब जैसे स्टेट्स के इलेक्शन को देखते हुए ही बीजेपी ने ये लॉ वापस लिए है, ऐसा ही लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है किन कारणों की वजह से ये लॉ वापस लिए गए हैं, और सही में ये लॉ वापस लिए हैं इसमें फ़ायदा किसानों का हुआ है या सरकार का, या जो किसानों का फ़ायदा होने वाला था वो नहीं हुआ है? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो के जैसे और कौन से वीडियोस आपको देखने के लिए अच्छे लगेंगे वो सब्जेक्ट भी हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए, और हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू सो मच।